बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद और आप इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ आपके हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर जनाब डॉक्टर इमरान गोहर साहब मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम अमूमी तौर पर 6 PM एवरी संडे को होता था, लेकिन कुछ वीक हमने इसको 5 PM भी किया, लेकिन आप लोगों की पुरज़ोर असरार और फरमाइश पर दोबारा हम इस प्रोग्राम को हर इतवार को इंशाल्लाह 6 बजे जो है बराह रास्त नशर किया करेंगे। और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता ही है कि हम इसमें बात करते हैं जो हमारे मेहमान डॉक्टर होते हैं उनके साथ, और आप लोगों के सवालात के जवाबात लेते हैं। आप हमें इस प्रोग्राम में बराह रास्त फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि आप अपनी सेहत के मतलब जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको मुख्तसर अंदाज के अंदर डॉक्टर साहब से करें, और डॉक्टर साहब भी अगर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं तो आप उसको गौर से सुनकर उनके जवाबात दें, ताकि डॉक्टर साहब आपकी बेहतर अंदाज के अंदर रहनुमाई कर सकें। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अमूमी तौर पर ज़ाहिर है जो सेहत के मुतल्लिक़ा अमूर होते हैं उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अगर ज़ाहिर है पिछले कुछ 2 सालों के अंदर कोविड अपनी पीक पे रहा, फिर मुख्तलिफ वायरसेस रहे, उस हवाले से इस्लाम चैनल उर्दू पे आप और ज़ाहिर दीगर जो डॉक्टर साहबान हैं उन्होंने भरपूर अंदाज के अंदर लोगों की रहनुमाई की। आज मैं एक टॉपिक जो है मेरे जहन में था तो मैंने कहा वो आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो हमारी एक कम्यूनिटी है, जो एशियन कम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, वैसे तो यहाँ के लोग और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के लोग भी वो काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर कैब ड्राइवर हैं, वो टैक्सी राइड करते हैं, और उसकी वजह से तकरीबन कम बेश 10 से 12 घंटे या अगर मिनिमम 8 घंटे भी आप कहें तो वो ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ड्राइव करते करते ज़ाहिर है उनकी जो गाड़ी के ऊपर राइट और लेफ़्ट लेग्स हैं, वो क्लच पे आपका पाँव है, रेस पर आपका पाँव है, और वो पोजीशन आपने डेली बेसिस के ऊपर, कुछ लोग तो ऐसे हैं हम जो गुफ्तगू करते हैं तो उसमें कई कई सालों से वो कर रहे हैं, और उनका ये सोर्स ऑफ इनकम भी है, कई लोगों का ये पैशन भी है और वो ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर देखने में आता है कि कुछ अरसे बाद उनको जॉइंट्स का इशू हो जाता है, फिर बैठे बैठे जो है वो वेट गेन हो जाता है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई फ़र्द इसको शुरू करता है या कर रहा है तो उसको कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए कि जिससे उसकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब ना हो? बहुत अच्छा सवाल किया रिजवान आपने, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की एक्चुअली कि हमारे बहुत सारे कॉलर आपने देखा होगा पिछले साल 2 साल 3 साल जब से भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलर्स जो हैं वो प्रोफेशनली कैबिंग कर रहे होते हैं, या कोई भी नॉर्मल जॉब जिसमें कि फॉर एग्जांपल वर्किंग इन टेक अवेज एज अ शेफ़ एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन था कि जो कि आप बहुत सारे लोग अक्सर हमसे कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग इट जस्ट टू रिलेट टू दोज पीपल। मैं सबसे पहले तो बात बोलूँ कि ये जो भी कंसिस्टेंट काम है या कैबिंग है, इसके चंद चीज़ें हम एज ए जनरल प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैब ड्राइविंग में एक बहुत बड़ा इशू आता है वो बैक एक का बहुत बड़ा इशू है। अक्सर लोगों को बैक में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ घुटनों की प्रॉब्लम, जैसे कि रिजवान ने बताया कि क्लच और ब्रेक और कॉन्स्टेंटली पाँव की मूवमेंट, या फिर एक्चुअली अ कंसिस्टेंट पॉस्चर। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम रोज़ाना इस तरह 8 घंटे बैठेंगे एक ही पॉस्चर में तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट वक्त के साथ साथ आपके जिस्म पे होगा, और ज़्यादातर इम्पैक्ट नेगेटिव ही होता है, यानी कि पेन या सब। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे ये जो जॉब्स हैं ज़्यादातर लोग साल साल से कर रहे होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल बहुत लंबे लंबे अरसे कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ उसके अलावा इनकी लाइफ में कोई और, मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में और कोई इसका जो तदारुक करने की कोई चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइक गोइंग टू द जिम, बहुत कम लोग अनफॉर्चुनेटली जो है वो जिम जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं। वो अपना कैबिंग की, आए, खाया पिया, सो गए, फिर उठे, फिर वही। तो एक रूटीन चलते 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 वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो सबसे कॉमन इशू जो मेरे देखने में आया है। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं कतक रहे माफ़, असल में यही जो बात आप कर रहे हैं इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ज़ाहिर जब आप घर से निकल जाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल आप सुबह 10 बजे शुरू कर रहे हैं अपनी जॉब कैब वगैरह, तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया
अब अगर तो आप घर से दूर हैं तो दोपहर का खाना भी आपने खाना है, और वो खाना खाने के बाद फिर आपने आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाना है और फिर आपने वो सफ़र। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि जो रात का खाना है वो भी अपनी जॉब के दौरान खाया और उसी सीट पे बैठ गए। तो आई मीन कि उसमें भी एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है। अब आपने जिस तरह बोला है, इसी से आप खुद सोच लें कि कितना गलत है ये। ठीक है, इसमें आप मुसलसल खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कोई भी काम हो, अगर साल हा साल ये काम आप करते रहेंगे, इसी लाइफस्टाइल से रहेंगे, तो इसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट ही आना है। हम इस वक्त ज़ाहिर जोड़ों की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ साथ वेट पुट ऑन के साथ साथ दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। ख़ास के हमारी एशियन पॉपुलेशन में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वेरी कॉमन। तो हम बात कर रहे थे कि कॉमनेस्ट इश्यूज़, एक बैक इशू है जो कि बहुत कॉमन है। इसके लिए मैं जो सिंपल चीज़ें छोटी छोटी बताना चाहूँगा वो ये है कि एक आप रेगुलर ब्रेक ले लें। ख़ास के जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यंग लोगों को मैं जानता हूँ जो कि कैबिंग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये होती है कि भाई अब 2 घंटे 3 घंटे बाद एक अलार्म लगा लें फ़ोन पे अपने, या कुछ कर लें, या अगर आपका क्लाइंट नहीं है आपके साथ तो कम से कम कैब से बाहर निकल जाए। क्योंकि अक्सर इन लोगों ने खुद मुझे बताया कि जब फर्ज कीजिए क्लाइंट नहीं भी होता तो वो गेम पे लगे होते हैं फ़ोन के ऊपर, और इतने में कॉल आ जाती है, तो उस जो ब्रेक होता है उसमें भी बाहर नहीं निकलते गाड़ी से। तो अब उन लोगों को चाहिए कि वो एक अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि जब अगर वो फ़र्ज़ कीजिए फ़ारिग हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी, उस पर वॉक कर लें फ़र्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1। नंबर 2, लर्न फ्यू स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। बहुत सिंपल स्ट्रेचिंग टेक्निक्स होती हैं आपकी बैक के लिए, जो अगर आपको 10-15 मिनट मिलते हैं, आप उसमें ब्रेक में आप रेगुलर अपनी स्ट्रेच करें और वॉक करें। ये तो बहुत ही सिंपल और बेसिक, इसमें ये तो हर कोई कर सकता है बेसिकली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं किसी एक्सपेंसिव जिम को ज्वाइन करें या कोई ऐसा करें। बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप वक्त जो भी मिलता है, और हर एक को मिलता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आप उसमें बाहर निकलें, वॉक करें और स्ट्रेचिंग कर लें। अगर आप यही करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी मसल्स और अपने जॉइंट्स को एक ब्रेक दे रहे होंगे बेसिकली। और ब्रेक में क्या होगा कि मसल जो एक पोस्चर में रह के अकड़ जाती है, वो अकड़ना बंद हो जाएगी। तो राइट डॉक्टर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर हमारा जो कॉल बैनर नंबर है वो देख रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने अपने हवाले से या अपने अजीज़ व कारब की सेहत के हवाले से कोई भी सवाल करना है तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यही जो बात हम कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, अगर 10 से 15 मिनट की ब्रेक भी अगर दे दें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप चलें, अगर हम एवरेज 10 आवर्स उसकी शिफ्ट कर लें, जस्ट कंसीडर इट, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर 10 आवर की वो शिफ्ट है और 10 आवर उसके घर से बाहर हैं ब्रेकफास्ट के बाद से, तो उस दौरान में उसको कितने मिनट जो है, ज़ाहिर है हर वक्त तो कोई सवारी आपके पास नहीं होती, जो है मुख्तलिफ औकात के अंदर वॉक करनी चाहिए, या बाहर खड़े होकर, बेशक अपनी जो गाड़ी है उसके करीब ही कहीं वो किसी जगह पर भी उसको पार्क कर सकते हैं, तो वॉक वगैरह कर सकते हैं। आई मीन कुछ आइडियल इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हर 2 घंटे बाद तो कम से कम थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर, अगर ज़्यादा मिलती है ज़्यादा करें, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है बिल्कुल। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है ज़्यादा कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 घंटे में आपको ज़रूर करना चाहिए। और असल में जब आप यंग होते हैं या जब आप ये शुरू में शायद नहीं इतना अंदाज़ा होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त टाइम गुजरता है ये चीज़ें ना और ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी आपने जो बात की है, कुछ जो लेबर वर्क वगैरह फोर्स के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लेफ्ट साइड पर स्ट्रोक हुआ था, जी ये आप डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करें। आपको डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप जरा दोबारा से बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है कि स्ट्रोक हुआ था 5-6 साल हो गए। स्ट्रोक हुआ था आपको? फालिज हुआ था। अच्छा, सही है। अब ये मैं जो लेफ्ट साइड में फालिज है, मैं सुबह उठता हूँ खड़ा भी हो सकता हूँ, दिन में चला जाता हूँ, मस्जिद में आ जाता हूँ, सुबह बहुत क्या इसके लिए मेरे को इजाजत आज बताए। मैं वैसे चलता फिरता हूँ, मस्जिद में चला जाता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम होनी, सुबह जो लग सीधी होती, बड़ा हाथ हो जाता है। आपकी एज क्या है?
मेरी एज 70 है, मैं 70 साल का हूँ। 70 ईयर्स। और आपको स्ट्रोक कब हुआ था? 2015 में 2015 में। अच्छा। सात ब्रेन हेमरेज हो गया सब। जी फिर से बोलिएगा। सात ब्रेन हेमरेज हो गया था। सब आपने में ओके 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 ओके। और डॉक्टर साहब बोले मैं अच्छा कोई इलाज दें, मैं मतलब सीधे नहीं होते, मैं मालिक से आरोप करता हूँ। बड़ी डॉक्टर, शुक्रिया, अस्सलाम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, इनको स्ट्रोक हुआ था 2015 के अंदर। जी हाँ। और क्वेश्चन आपने उनका सुन लिया है, आप क्या इनको एडवाइस करेंगे? जी हाँ बिल्कुल। बेसिकली स्ट्रोक हुआ इनको 2015 में, और जो स्ट्रोक इनको हुआ था सबआर्कनाइट हेमरेज कह रहे हैं, बहुत ही सीरियस किस्म है स्ट्रोक की। अल्लाह शुक्र है कि इनकी जान बच गई। और इसके इफ़ेक्ट ज़ाहिर है स्ट्रोक या फालिज जिसको हम कहते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन इसके जो सबसे कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं ये आपकी स्पीच, आपके लिम्स को, अपर लिम्स यानी कि आपके हाथों को, पाँव को, उसके वीकनेस लेकर आता है। सेंसरी वीकनेस एंड मोटर वीकनेस यानी कि मसल्स की जो ताकत होती है और उसकी जो महसूस करने की सलाहियत होती है उसको ये कम कर देता है, या बाज़ दफ़ा बिल्कुल ख़त्म भी कर देता है। स्ट्रोक के बाद डेफिनेटली एक रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता है। मसल्स, मैं इसको सिंपल तरीके से इस तरह समझाता हूँ कि मसल्स अपना काम करना भूल जाती हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रोक हो गया, सप्लाई रुक गई, नर्व्स और तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपको रिकंडीशन करनी है, दोबारा से उनको याद दहानी करानी है कि उनका काम क्या है। और यही स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा डायलेमा है। तो उसके लिए तरीक़ा ये होता है कि फ़िज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, और ज़ाहिर है कोई भी अगर फ़र्ज़ कीजिए कॉज ऑफ स्ट्रोक है उसको कर्ब करना, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कर्ब करना, कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स वगैरह लेना, और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट रिहैबिलिटेशन। नाउ होता यह है कि जब स्ट्रोक का टाइम गुजर जाता है, और फ़र्ज़ कीजिए मुझे लग रहा है ये जो साहब थे कॉलर हमारे, इन्होंने तो कोशिश की है, ही इज़ गोइंग टू मस्जिद एज़ वेल, विच इज़ वेरी गुड। सुबह उठते हैं तो उनको ज़्यादा सख्ती, या सुबह उठते हैं तो उनको जो मसल्स हैं वो स्पैज़म होती हैं, मुश्किल होती है सुबह उठने में। और ये अक्सर बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं। इनकी हो सकता है दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, और अदरवाइज़ भी आफ्टर सर्टेन एज आपकी मसल में स्पैज़म होता है, स्पेशली व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग और आफ्टर स्ट्रोक एज़ वेल। अब उसके लिए तरीक़ा फिर वही है कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी हाइड्रेशन वगैरह कम है तो हाइड्रेशन को अपनी बेहतर कर लें, और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करें, रादर देन जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट योर डे लाइक दैट। तो उसके लिए मेरा इनको मशवरा ये होगा कि पहले तो मैंने जैसे बात बताई कि अगर कोई दवाई से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, नंबर वन उसको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर लें, और अगर नहीं है तो रात में सोने से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करें, और जब आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करें। आई एम श्योर कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह ने आपको बताया होगा कि क्या एक्सरसाइजेज हैं, दैट्स व्हाई यू हैव रिकवर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा उस एक्सरसाइज करें, डोंट जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग। 5-10 मिनट अपनी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज में लगाएं, एंड देन स्टार्ट योर डे एंड यू विल फील मच बेटर, एंड मे बी ग्रेजुअली इंक्रीज इट एज़ वेल इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आंटी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बड़े अरसे के बाद आपके साथ बात हो रही है। ऐसे ही है आपकी ईद अच्छी गुजरी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आपकी तबीयत सेहत कैसी है? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, बड़े अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। जी जी, हाजिर हैं आपकी खिदमत मैं में। उदास हो गई थी बहुत ज्यादा। अरे नहीं इंशाल्लाह ताला आपको रेगुलर नजर आएंगे, डोंट वरी। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अल्लाह भी आते रहे, खैरियत से रखे। और आपकी फैमिली ठीक है, सब ठीक अच्छा। ठाक है? वो दूसरी बात यह है कि मैं जब नमाज के लिए बैठती हूँ, चेयर पर बैठ के पढ़ती हूँ, जी जी। तो जब मैं जाती रुकू में जाती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पाँव में जान ही नहीं है, नीचे पाँव के नीचे ना रुई है। मतलब ये नहीं मुझे समझ आती क्या है। मेरा ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर ने चेक किया है, लिख के लेके गए हैं उनके पास 1 हफ्ते का सारा, तो वो मेडिसिन भी उन्होंने सेट कर दी है, लेकिन फिर भी ना बस सिजदे में जाते वक्त या रुकू में ना मुझे बड़ा ये ऐसे लगता है। कहाँ पे फील करती हैं ये आप? जब मैं चेयर पर बैठ के नमाज पढ़ती हूँ ना, जी जी। तो जब सिजदे में या रुकू में जाती हूँ ना, तो फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पाँव के नीचे रुई है। अच्छा। मेरी टांगों में जान है, मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे सर में भी ना कुछ चक्कर सा ना आ जाए। समझ गया, ये आपके लेग्स में होता है सिर्फ, ठीक है?
लेग में भी होता है और सर में भी होता है। ओके। सर में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं शायद मैं नीचे तक सीधा भी कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। बिल्कुल, मैं समझिए आप। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है आंटी, इंशाल्लाह बहुत डॉक्टर साहब शुक्रिया। आप ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आंटी गुलशन तो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और वाकई काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने आज हाँ, सही फ़ोन बात। किया है, तो आप इनको एडवाइस कीजिए कि किस तरह से ये चीज़ जो है वो रिमूव हो सकती जी है। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो पहली बात तो यह है कि जो नमनेस इन द लेग्स है या जो उन्होंने बताया कि सर में, तो पहले तो मैं लेग्स की बात करूंगा कि क्या कॉमन कॉजेज़ हो सकते हैं लेग्स में नमनेस के। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक पोस्चर में बैठते हैं और आप सिजदा करते हैं, उठते हैं, इस तरह की मूवमेंट्स हैं, तो एक चीज़ जो अक्सर नमनेस कर सकती है आपके लेग्स में वो नर्व की इम्पिंजमेंट है, यानी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है या जो नर्व सप्लाई है वो समटाइम बिकम्स अ लिटिल बिट इम्पिंज्ड, या कह लें या दबाव का शिकार हो जाती है। उसकी वजह से आपको अक्सर नमनेस या रुई का होना, यानी कि एक हल्कापन महसूस करना या टिंगलिंग का हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपके लेग्स में फ़ील हो सकती हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये थी कि उनको सर में भी कम से कम कभी कभी फ़ील होता है। तो ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सर का ये फ़ील होना जो है वो पोस्चरल हाइपोटेंशन हम अक्सर कहते हैं या पोस्चरल प्रॉब्लम्स कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ और ज़ाहिर है हमारी जो कॉलर हैं ये भी दूसरी काफ़ी सारी दवाइयाँ लेती हैं हार्ट की और इसकी दूसरी चीज़ों की, तो वो अक्सर वो दवाइयों से जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो सर्टन पोस्चर में मुख्तलिफ हो जाता है, ऊपर या नीचे इस तरह। और ये भी एक वजह हो सकती है कि सर में हल्का फील करना, अगर जब आप झुकते हैं तो उसकी वजह से, या अक्सर आप अगर खड़े हो जाएं जल्दी से तो उसमें भी आपको इस तरह का, या अक्सर जल्दी बैठ जाएं तो उसमें भी अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनको इस तरह की फीलिंग होती है जो उन्होंने बताई। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अपनी दवाइयाँ देख लें, और जैसे मैंने पोस्चरल हाइपोटेंशन का बताया, खड़े होकर ब्लड प्रेशर चेक कर लें और बैठ के ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है खड़े के होके भी और बैठ के भी, तो ये इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ब्लड प्रेशर खड़े होके बहुत ज़्यादा हाई है या लो है, या बैठ के, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों ब्लड प्रेशर रीडिंग में, तो उसको डेफिनेटली अपने जीपी से रजू करें। और वो सबसे पहले चीज़ तो ये होगी कि वो आपकी दवाइयाँ देखेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं उनका भी ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम अभी बात कर रहे थे कि शुरू में कॉल से पहले के कैब ड्राइवर्स और उनके पोस्चर्स की आपने बात की कि अगर ज़ाहिर है कॉन्स्टेंटली आप किसी जगह पर, इवन कंप्यूटर सिस्टम पे भी आप अगर काम कर रहे हैं तो माउस पे आपका हाथ रहता है तो वो भी ख़राबी पैदा होती है। इसी तरह एक हमारी क्लास है कि जो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर काम करते हैं और उसमें ज़ाहिर है लॉन्ग शिफ्ट्स भी होती हैं और सम टाइम फिर आपने चीज़ों की फीलिंग वगैरह करनी होती है, तो कभी आप उठते हैं बैठते हैं तो उसमें भी बैक पेन का इशू जो वो होता है। तो अब इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उन्हें क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि या तो ये है कि ज़ाहिर है अपनी जो शिफ्ट है वो अगर फ़र्ज़ करें 12-12 घंटे की है तो उसको कम कर लें, लेकिन अगर वो उन्हीं 12 आवर्स की करते हैं, ज़ाहिर है लोगों के मसाइल हैं, तो फिर वो अपनी सेहत को किस तरह मैनेज कर सकते हैं इसके साथ साथ? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जगह है इस तरह की, either they are equipped according to the occupational health standards। अक्सर जगहों पे मैंने जो नोट किया है, जो जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक अवेज़ ले लें, जो टेक अवेज़ की जो हाइट ऑफ वर्किंग डेस्क कह लें या जो भी चीज़ के ऊपर वो काम करते हैं या बर्गर्स बनाते हैं जो करते हैं, उनकी हाइट क्या है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग जो काम कर रहे होते हैं दे आर स्टैंडिंग, तो उसकी हाइट की एक तरीक़ा है कि एक सर्टन हाइट होनी चाहिए उसकी, ताकि आपकी बैक पे या आपके हाथों पे या आपकी गर्दन पे कम से कम ज़ोर पड़े। तो सबसे पहले तो मालिकान जो हैं उनको पता होना चाहिए कि जो चीज़ उन्होंने बनाई है या जो डेस्क या जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ मौजूद हैं वो आया के ऑक्यूपेशनल हेल्थ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं हैं। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली उसके इफ़ेक्ट्स उनके स्टाफ पे होंगे इन अ लॉन्ग रन। सो जो मेरे ख्याल में तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद बाज़ दफ़ा ये देखा है कि जिस जगह पे सरफेस पे वो काम कर रहे होते हैं या तो वो नीचे है काफ़ी या काफ़ी ऊपर है, तो उससे होता ये है कि मुसलसल आप की जो जिस्म है, पोस्चर है, वो उसको झुकाव का शिकार है, आपकी बैक कॉन्स्टेंटली झुकाव का शिकार है या कॉन्स्टेंटली आप यूँ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल।
तो जो भी मालिकान है उनसे पहले बात की जाए और ये उनको बताया जाए कि देखें ये ना मुझे इसमें तकलीफ़ है, मैं इस तरह करता हूँ, तो उसको चेक करा सकते हैं। कानूनी तौर पे हो सकता है और आपका जो एम्प्लॉई है वो शिकायत भी कर सकता है। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए भी यही एडवाइस है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक पोस्चर में बहुत लंबे अरसे काम करना है या अगर सिटिंग वाइज कोई बहुत लंबी जॉब है तो बीच में थोड़ा बहुत जो भी एक 10 मिनट 5 मिनट का जो भी ब्रेक मिलता है वॉक कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। और इसके अलावा अपनी सीटिंग अगर फ़र्ज़ करें तो सीटिंग देख लें कि सीटिंग आया आपके पोस्चर के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है, कि आपके जिस्म पे ज़्यादा ज़ोर तो नहीं पड़ रहा। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को देखें कि कंप्यूटर की हाइट क्या है। फ़र्ज़ की कोई लेबर काम कर रहे हैं तो उसमें भी यही चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल में ये सबसे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि देखने की हैं। और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि रेगुलर ब्रेक्स ले लें, रेगुलर एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेचिंग करें, अपने पानी का हाइड्रेशन वगैरह का ख्याल रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तमाम चीज़ों में अक्सर लोग जो होते हैं वो कहते हैं हम काम में बहुत बिजी थे, पानी नहीं पीते, अपने हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते हैं। ऑल दीज थिंग्स एड्स अप एंड गिव यू प्रॉब्लम इन अ लॉन्ग रन। राइट डॉक्टर साहब, अभी हम एक नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आप डॉक्टर साहब से अपनी सेहत के हवाले से या फिर अपने अजीज़ो कारब की सेहत के हवाले से बात कर सकते हैं। और जब भी आप बात करें, अगर डॉक्टर साहब ने आपसे कोई सवाल पूछना है तो आप उसका भी साथ में जवाब दें। और दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम हर संडे को शाम 6 से 7 बजे जो है वो बराह रास्त नशर हुआ करेगा। तो ये टाइम आपने नहीं भूलना। अभी हम जा रहे हैं एक मुख्तसर वक्फे पर, वापस आएंगे तो दोबारा आपसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का जो सेगमेंट है आस्क जीपी उसमें दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तलिफ कॉलर्स के सवालात के जवाब दे रहे थे। आज हमें एक कॉल आई थी जो स्ट्रोक के हवाले से थी और वो 70 साल उनकी एज थी और उन्होंने बताया कि वो अभी स्ट्रोक के बाद ज़ाहिर रिकवर तो हुए हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो चीज़ें उन्होंने कुछ रिकवर की हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि हमने देखा है कि अब पहले अमूमी तौर पर ये होता था कि कोई फ़र्द ज़्यादा एज का है, बूढ़ा है, खातून है, मर्द है, तो उसको स्ट्रोक हमें देखने को मिलता था कि उसको हुआ है। लेकिन अभी हमने देखा है कि मतलब मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर भी पढ़ते हैं कि जो अर्ली एजेस है यानी 40-50 उसके अंदर भी ये चीज़ बढ़ गई है जो स्ट्रोक का होना। तो बुनियादी ज़ाहिर बेशुमार इसकी वजूहात होंगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं स्ट्रोक की वो क्या हो सकती हैं? बिल्कुल, आई थिंक स्ट्रोक एक बहुत बड़ा इशू है और जिसे हम फालिज कहते हैं। और आपने अच्छा याद दिलाया एक्चुअली। आई थिंक सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स शेयर ज़रूर करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको या आपके किसी अज़ीज़ को या आपके किसी जानने वाले को अचानक आप उनके लिम्स में यानी कि आज़ा में, हैंड आर्म्स में, लेग्स में वीकनेस फीलिंग शुरू हो जाए या फिर उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगे, उनसे बात सही से ना की जा सके या उनका फेस जो है वो डिस्टोर्ट हो जाए यानी कि चेंज करने लगे सडनली बातें करते करते, तो आपको फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करना है क्योंकि ये तमाम साइंस जो हैं इट कैन बी अ साइन ऑफ स्ट्रोक। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप टाइम पे फ़ोन कर देंगे एम्बुलेंस को इन यूके और बताएंगे कि मेरे जो अजीज़ हैं या जो भी हैं उनको स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो वो फ़ौरन आते हैं और ये जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम बताए हैं ये उनको फौरी तौर पे जो इमीडिएट हेल्प है वो दे सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, उनके लिम्स को बचा सकते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी में लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैंने इस सवाल से ये अपॉर्चुनिटी ली कि मैं ये साइन एंड सिम्टम्स अपने लोगों को बताऊं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये है क्या, और इसमें ये ना वेट करें कि मेरा जीपी मंडे को खुलेगा तो मैं उसको फ़ोन करूँगी या करूँगा, और या मैं आउट ऑफ आवर जीपी को फ़ोन करके 4-4 घंटे वेट कर रहे हैं। दिस इज़ एन एमरजेंसी एग्जैक्टली लाइक हार्ट अटैक एंड स्टफ लाइक दैट। डोंट वेट फॉर 4 आवर्स और थिंग, और ओपनली बोलें उनको फ़ोन पे कि भाई मुझे इस स्ट्रोक का ख़तरा लग रहा है, तो वो उसको सीरियस लेंगे और फ़ौरन आपको तवज्जो देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा सबसे पहले तो। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स मैंने जैसे जिक्र किया
कि अज़ा में कमज़ोरी का होना, ज़ुबान का लड़खड़ाना, फेशियल एक्सप्रेशन का चेंज हो जाना, लिम्स का वॉक नहीं कर पाना, ये तमाम चीज़ें साइन ऑफ स्ट्रोक हो सकती हैं। और ज़ाहिर है स्ट्रोक की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगेन हम बार बार बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या वेट इंक्रीज़ की, तो ये हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक। इसके अलावा स्ट्रोक के जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो जेनेटिक भी है। अक्सर फैमिलीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा होता है। साउथ ईस्ट एशियंस में तो बहुत कॉमन है, अफ्रो कैरेबियन लोगों में बहुत कॉमन है, हमसे भी यंग एज में अफ्रो कैरेबियन में तो स्ट्रोक पाया जाता है 50 साल में, 45 साल में। मैंने बल्कि एक पेशेंट तो मेरी 33 इयर्स ओल्ड जिसको मैंने देखा है स्ट्रोक के साथ, बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रोक के साथ, और वो सर्वाइव तो कर गई लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है उसकी वजह से। तो ये भी एक इशू है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली में लोगों को स्ट्रोक होता है और उसके बहुत यंग एज में तो उस बेचारी को भी हो गया है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी को किसी फैमिली में अगर किसी मेंबर को स्ट्रोक है या इस तरह की चीज़ है। स्मोकिंग दूसरी चीज़ है कि स्मोकिंग से अपने आप को परहेज़ करें, स्मोक ना करें, वेट को रिड्यूस करें, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का शिकायत है तो कोलेस्ट्रॉल, मैं तो समझता हूँ कोई भी शख्स 40 साल से प्लस है तो उसको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए कि आया उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है कि नहीं है। अगर हाई है तो उसकी तदारुक करें, उसको रोकने की कोशिश करें डाइट के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, जो भी मेजर्स हैं, और थोड़े से एक्टिवली चीज़ों को मॉनिटर करें और मैनेज करें और अपने टेस्ट करें। अक्सर हम लोग चीज़ों को अंडर द कारपेट डाल देते हैं, हम परवाह नहीं करते। हम समझते हैं कि चेकअप ना कराने से, ब्लड टेस्ट ना कराने से शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या टल जाएगा। ऐसा होता नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं अक्सर। और राइट डॉक्टर साहब, इस बात को हम यहीं से आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे काफ़ी अर्से से बैक का प्रॉब्लम है। मेरी दोनों तरफ से वेन जो है वो ट्रैप हुई है। मैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन हर 6 महीने में लगवाती हूँ। तो मेरी लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है, लेफ़्ट लेग में, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सुबह में तकलीफ़ होती है उठनी तो मतलब काम में भी किसी चीज़ में भी मैं वो नहीं कर सकती कंसंट्रेट, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही तकलीफ़ है। फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा मसाज करूं या दवाई ले लूं तो उसके बाद थोड़ा सा जाके कोई 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जाके रेस्ट होता है, तो फिर कर सकते हैं। पर मेरे कांस्टेंट अभी पिछले 6 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुशन पे वॉक कर रही हूँ। मेरे पैरों के नीचे हर वक्त नमनेस रहती है और मुझे सब फील होता है कि मैं कुशन पे जैसे है पैडेड है मेरे फीट, और इस तरह कभी मैं अपने आप को अनबैलेंस समझती हूँ कि गिर जाऊंगी या ये, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ सवालात मैं करूँगा आपसे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ताहिरा शेख। ओके ताहिरा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 70। और आपको ये बैक का प्रॉब्लम कब से है? मुझे ये तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 40 years। एक्चुअली मैं गिरी भी थी कुछ 2-3 दफ़ा, और फिर मेरी एक स्पेशल नीड बच्ची थी, उसके साथ भी मैंने काफ़ी किया। और फिर होते होते मैं मतलब बैंड भी समझे हो, कोई चीज़ लेके ट्रे वगैरह जैसे लेके चलती हूँ या कोई चीज़ ऐसी, तो मैं सीधी बिल्कुल नहीं स्ट्रेच नहीं कर सकती, बैंड होती चली जाती हूँ जी। और आपकी जो वेट है, यो आर यू ओवर वेट, अंडर वेट? वेट मेरा इस वक्त है 75। ओके। और आपकी जो I'm श्योर आपका MRI वगैरह तो हुआ होगा? जी वो हुआ है, उसी के बाद से उन्होंने फिर मुझे ये कहा ना, और अब तो कह रहे हैं कि वो मोहरों में गैप भी आ गया। अभी रिसेंटली मैं 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था सऊदीया में, मैं तो एस्केलेटर से गिर गई थी। अच्छा। तो काफ़ी ऊंची एस्केलेटर थी, उससे गिरी थी, तो उससे भी मुझे काफ़ी उसके बाद भी हुआ है। शोल्डर में मेरा फ्रैक्चर हो गया था, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा समझे हुआ है। तो अच्छा जी, आपकी उन्होंने कोई नर्व इम्पिंजमेंट बताई है कि कोई नर्व दब रही हो? हाँ, वो उन्होंने यही कहा है मुझे। मैं सेंट थॉमस में जाती हूँ और वहाँ मुझे वो हर 6 महीने में इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें मतलब वो ये कहते हैं कि बस ये होगा कि हम आपके नर्व को वो करते हैं कि वो आपको ज़्यादा तकलीफ न महसूस हो। क्या उन्होंने आपको ऑपरेशन ऑफर किया है कोई? ऑपरेशन मुझे 15 साल पहले कहा था जी। तो वो ऑपरेशन उस वक्त मैं बच्ची की लुक आफ्टर करती थी, तो वो मैं करवा नहीं सकती। और अब मुझे उसके बाद जब ये मेरा दोबारा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद से मैं बहुत डर गई हूँ। और कोई ऐसा है भी नहीं जो करने वाला हो, मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं घर में। जी।
अच्छा ताहिरा, मैं आपको अपना मशवरा दूंगा। बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का डॉक्टर साहब। ये ज़ाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। और अभी ये देखें कि हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ का ये भी एक इशू है कि उनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है। आई मीन के ज़ाहिर है वो जिस एज के अंदर हैं, पहले उन्होंने एक जो बेटी है, बच्ची है, उसकी केयर की, लेकिन अभी फ़िलहाल वो खुद जो है उनकी केयर करने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है वो भी आपके सामने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच ताहिरा फॉर कॉलिंग अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस एंड शेयरिंग योर प्रॉब्लम विद अस, एंड सो थैंक यू वेरी मच। बैक प्रॉब्लम जो हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बारहा डिस्कस करते रहे हैं, और जैसे ताहिरा ने बताया कि उनको ये 20 साल से है। ज़ाहिर है इंसान जब किसी के घर में अगर स्पेशल नीड का बच्चा हो या कोई और फ़र्द हो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल एंड फिज़िकल एनर्जी टू डील विद इट। और ये मैं यकीन कीजिए कि जो लोग अपने घरों में स्पेशली जो माँ बाप इन तरह के बच्चों की करते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है और ये बहुत मुश्किल काम है मेंटली एंड फिज़िकली एज वेल। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको उनकी मदद करनी चाहिए, जिस तरह से भी एक फैमिली में या माशरे के स्टाइल से हम जो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है। यकीनन बच्चे जो कि स्पेशल नीड के होते हैं, उनकी उम्र के साथ साथ वज़न बढ़ते हैं, उनके जो काम काज जो माँ बाप में लगे होते हैं, तो उनकी एज ज़्यादा हो रही होती है, बच्चों की एज बढ़ रही होती है। जब उनको फ़िज़िकल चीज़ें करनी पड़ती हैं तो यकीनन उसमें एक एफ़र्ट लगती है, एक एनर्जी लगती है। और जब झुक के चीज़ों को उठाना, फ़र्ज़ कीजिए बच्चे को टॉयलेट लेके जाना है, उसको उठाना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो सारा ज़ोर आपके बैक पे आता है। तो एक तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ एक्सीडेंट्स भी ऐसे हो गए जिसकी वजह से बैक में मज़ीद प्रॉब्लम हो गई। जो आपने सिम्टम बताया ताहिरा, वो नर्व इम्पिंजमेंट के सिम्टम्स थे, यानी कि नर्व कहीं ना कहीं दब रही है या इन्फ्लेम्ड हुई है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के तमाम फीलिंग्स होती हैं। और स्टेरॉयड इंजेक्शन जो है वो एक तरीक़ा है बेसिकली उस हिस्से को नम करने का या इन्फ्लेमेशन को कम करने का। लेकिन वक्त के साथ साथ, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते रहे हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ता है। और ज़ाहिर है जॉइंट जो हैं वो घिसते भी हैं, वेयर एंड टेयर भी होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी रोल प्ले करती हैं। और उसके साथ साथ हमारा अपना वज़न बढ़ता है, हमारी अपनी मोबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब इसका हल क्या है? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई हल ऐसा सच नहीं है कि कोई आपको पूरी नई बैक दे देगा या कोई इस तरह का कर देगा। लेकिन हाँ, स्टेरॉयड इंजेक्शन एक हल है, या तो आप वही लगाते रहें, अपना वेट लूज़ करें, एक्सरसाइज या फिजियो वगैरह करते रहें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जैसे कि वो बता रही थी कि उनको पाँव में ऐसा लगता है कि रुई पे चल रही हैं, अगर इस तरह के कंसिस्टेंट इश्यूज़ रहते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ये नर्व के प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उनको ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट रहते हैं तो ऑपरेशन भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन बैक ऑपरेशन, नेक ऑपरेशन और कोई भी स्पाइनल का जो आपकी जो वर्टिब्रेस का ऑपरेशन जो है वो बड़ा सेंसिटिव और बहुत ही देखभाल का ऑपरेशन होता है, और इट्स अ लास्ट रिजोर्ट। प्रॉब्लम यह है कि खुदा न खास्ता अगर ऑपरेशन के दरमियान कोई गड़बड़ हो जाए तो नर्व दब जाती है और वो परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन ज़ाहिर है हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को अच्छी और बुरी दोनों बातें बताएं और लेट देम डिसाइड। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा नर्व प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं लेग्स में या दूसरी चीज़ों में, तो आप यू आर अंडर द स्पेशलिस्ट एंड द हॉस्पिटल यू मेंशन इज़ अ वेरी गुड हॉस्पिटल। तो आप उनसे ऑपरेशन के बारे में दोबारा बात कर सकती हैं, और हो सकता है कि ऑपरेशन आपके लिए बेहतर हो। और अगर वो एग्री करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन योर अदर इश्यूज़ एज वेल, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अ बैक, आपके दूसरे इश्यूज़ भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि मेजर ऑपरेशन है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप इनसे मेरे ख़्याल में, क्योंकि आपने बोला कि आपको कांस्टेंट फील होता है कि इस तरह चल रही हैं आप, तो मेरे ख़्याल में उनसे आप ऑपरेशन के मुतालिक पूछ सकती हैं कि आया कि ऑपरेशन कोई बेहतरी कर सकता है या नहीं। अगर स्टेरॉयड इंजेक्शन को बहुत दिन हो गए तो आप उसको दोबारा भी लगवा सकती हैं। तो मेरे ख्याल में दीज आर द टू ऑप्शंस इन योर केस टू डिस्कस विद द स्पेशलिस्ट,
एंड आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप इससे मुताल्लिक़ हमसे कर सकती हैं। थैंक यू। राइट डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल के अंदर उनको इस चीज़ का आंसर किया है। अच्छा, अभी हम जो स्ट्रोक की बात कर रहे थे उसमें आपने सिम्टम्स वगैरह बताए, उसकी प्रिवेंशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताई, लेकिन अगर आप उसके अंदर मज़ीद कुछ तफसीलात हमारे नाज़रीन को आगाह कर सकें कि ज़ाहिर है हम प्रिवेंशन पर बात कर रहे थे, लेकिन चलें अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, क्या है? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा नाम राजेश शहजाद है सर। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछा था। जी जी, जी। ऐसा 2 साल पहले उनको ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक हुआ था। जी जी। काफ़ी मतलब दवाइयाँ जो है कि मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं, उनका लेफ्ट हैंड जो काम नहीं कर रहा और थोड़ा सा वॉक करना शुरू किया हल्का फुल्का, मगर लेफ्ट हैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अलावा कि उनको मिर्गी भी शुरू हो गई है। अच्छा, से क्या मुझे गाइड करेंगे सर? अच्छा, मुझे कुछ सवाल कर लूँगा आपसे। पहले तो आपकी सिस्टर की एज क्या है? 50+। 50+। अच्छा, उनको ये स्ट्रोक से पहले वज़न का मसला था, ब्लड प्रेशर का मसला था, इस तरह? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का मसला था, तो वो मेडिसिन उन्होंने उनको दी भी थी, वो मेडिसिन नहीं खा रही थी कुछ अर्से। आपकी फैमिली में है स्ट्रोक का इश्यू? नहीं, हमारी फैमिली में तो इसकी स्ट्रोक नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम उनकी सिस्टर को हुआ है। सब पता 2 साल से वो मेडिसिन यूज कर रही हैं। लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड पर पड़ा था, लेफ्ट हैंड जो है वो उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा। प्रैक्टिस बड़ी करते हैं इनके लिए। नहीं, आप प्रैक्टिस करते हैं, वो करती हैं कि नहीं करती हैं? वो करवाते हैं प्रैक्टिस में, मतलब ये है मेरा। अच्छा, ठीक है। और उनके खुद अपने मोरल्स कैसे हाई हैं? क्योंकि अक्सर स्ट्रोक जो होता है वो जहनी तौर पे उनकी बात करने का तो मसला नहीं है? माशाल्लाह बातचीत ठीक करती हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है। वैसे अगर बैठी हूँ मतलब नहीं महसूस कर सकता है स्ट्रोक आया हुआ है। अच्छा, तो जब वैसे चलने फिरने में हो तो वो थोड़ी बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए भी जो ना। अच्छा, इनको उनके लेग्स ठीक है? लेफ्ट साइड बिल्कुल ठीक है उनकी जो ना, राइट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपने जब यकीनन जब स्ट्रोक हुआ होगा तो उन्होंने स्कैन्स किए होंगे आप उनके हेड के, तो उन्होंने क्या बताया? ब्रेन हेमरेज के साथ हुआ था, क्योंकि तकरीबन 7 डेज में मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ठीक है, ठीक है, ठीक के है। बाद जब लेके आया तो उन्होंने मेडिसिन, वो ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की 7-8 मेडिसिन है साथ सुबह शाम खानी पड़ती है। और उनको उनका जो स्ट्रोक की बाद से जो आर्म्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया, आपने बोला? नहीं, आम में कोई चेंज नहीं आया। और आपको पता है पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें लेकर आए हैं, तेल भी बड़े इनके लिए जो ना मसाज के लिए किए हैं। इन्होंने हमें कहा था कि कुछ और मेडिसिन तो नहीं है, वो जड़ी बूटी होती हैं, उसका वो पाउडर बना के खिलाएं सुबह शाम। सही है, फर्क नहीं पड़ा। राइट, चलें जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी स्ट्रोक के हवाले से क्वेश्चन, और साथ में उन्होंने हर्बल मेडिसिन जो है उसको भी कोशिश की है, लेकिन जो है स्टिल उनका रिजल्ट जो उनको चाहिए वो नहीं मिला। बिल्कुल, और ये हमारे लिए एक एग्जांपल है कि उन्होंने बताया कि उनकी बहन जो है इन हर 50s, विच इज़ क्वाइट यंग एक्चुअली, लेकिन उनको स्ट्रोक हुआ। और फिर हम वही हर कॉलर जो है ना वो एक स्टोरी है, और हर स्टोरी में एक लर्निंग जो है ना होनी चाहिए हम तमाम लोगों के लिए। और यही एक रीज़न है हमारा इस प्रोग्राम में आने का भी, कि लोगों को दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करें, एजुकेट करें। और एक लर्निंग लेसन ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब की गई है खुदारा उसको रेगुलर लें, ना कि अब वेट करें कि कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाए। इंसान के हाथ में जो है वो अपनी तरफ से तदारुक है, बाकी तो अल्लाह के हाथ में होता है ज़ाहिर है, लेकिन जो अपने हाथ में वो कम से कम करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि न सिर्फ ये कॉलर बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे ख़ास के जो एशियन पॉपुलेशन है उनमें कंप्लाइंस का इशू है, मीनिंग कि वो जो दवाई दी जाती है वो उसको नहीं लेते। वो अपनी डॉक्टरी चलाते हैं, वो 1 दिन लेते हैं, 5 दिन नहीं लेते, फिर 1 दिन लेते हैं, 10 दिन नहीं लेते, और वेट करते हैं जब तक कोई ना कोई मेजर इशू नहीं हो जाता। तो खुदारा सबसे पहला लर्निंग चीज़ तो ये है कि दवाइयाँ टाइम पे लें, ताकि एक छोटा मसला बहुत बड़ा मसला ना बन जाए। बाकी अल्लाह के हाथ में, नंबर 1। नंबर 2, जो शहजाद ने पूछा सवाल, उसमें यह था कि उनकी बहन को फालिज का अटैक हुआ और उसके बाद से उनका जो एक आर्म है वो मूव नहीं कर पा रहा। उनके हिस्ट्री से मुझे ऐसा लगा कि उनको काफ़ी सिवियर स्ट्रोक हुआ था और उनको ब्रेन हेमरेज वगैरह, और वो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहीं, जो कि जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो शी सेव्ड एंड स्टिल हैव अ वीकनेस इन हर लिम्स। जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इस तरह के इश्यूज़ में जो है वो पेशेंट का मोरल है। फैमिलीज़
do push them. Alhamdulillah, a lot of families are very caring and they push patients for that. डॉक्टर साहब इसी पे मैं क्वेश्चन असल में करना चाह रहा था। जब आपने उनसे बात भी की और पूछा कि उनका अपना मोराल जो है वो हाई है, लो है, कैसा है, तो जब स्ट्रोक ज़ाहिर है इफ़ेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, तो उसमें ये जो बात है ये कितने % मैटर करती है कि वो उसका अगर मोराल हाई है तो उसकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? आपको याद होगा हमने कोविड में कितने प्रोग्राम किए, ऐसे ही है, ठीक है। जब एक कोविड हो जाता था उसके जहन पे कितने असरात थे, ऐसे ही बल्कि हमने पूरे प्रोग्राम किए एंजाइटी पे, कोविड ऐसे ही। रिलेटेड और Stress and स्ट्रेस, anxiety, कितने सारी कितना बड़ा चीज़ें इशू बिल्कुल था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब किसी को स्ट्रोक होता है वो उसको मेंटली कितना अफेक्ट करता होगा। हर मेजर बीमारी जो है इंसान के जहनी तौर पे उसको बहुत अफेक्ट करती है। और मैं बताऊं, हाफ ऑफ द बैटल इज़ एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग। आपको मेंटली तौर पे, क्योंकि इंसान बाज़ दफ़ा हिम्मत हार जाता है कि यार अब तो ये हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन देखें, ये भी अल्लाह का एक इम्तहान होता है। ऊपर वाला आपसे एक इम्तहान ले रहा होता है तकलीफ़ दे के भी। और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने कोविड है। कितने लोग बेचारे हमसे जुदा हो गए, कितने लोग बहुत सिवियरली इल हुए, फिर खड़े हुए, फिर गिर गए, फिर खड़े हुए। बहुत सारी एग्जांपल है, हमने बारहा ये डिस्कस किया पिछले 2-3 सालों में यही। तो स्ट्रोक भी उसी का एक है। हम इंसान हैं, अफेक्ट होते हैं किसी भी मेजर इलनेस से, लेकिन बात ये होती है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में जब तक ज़िंदगी है हमें फ़ाइट करनी है आखिरी दम तक। अब उसके लिए फैमिली हेल्प करे, इंसान अपने आप को हेल्प करे। और यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फ़ौरन खड़ा हो जाता है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद, स्पेशली इन स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आप अगर ख़ुद मसल्स को मूव नहीं करेंगे, मसल्स काम करना बंद कर देंगी। ये सिंपल सी उसूल है। आपको जब स्ट्रोक होता है मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, करंट आना बंद हो गया, समझे। मैं एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो आपको उस करंट को दोबारा बहाल करना है, उसके लिए आपने एक्टिविटीज़ करनी है, मसल्स को मोटिवेट करना है। और ये ठीक है, लोग मालिश करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जड़ी बूटियाँ लगाते हैं, फिर इनफ लगाएं जो भी है। लेकिन पेशेंट को ख़ुद भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना होता है इसमें। पेशेंट को ख़ुद सबसे ज़्यादा, मैं तो समझता हूँ कि उनका मेंटल मोटिवेशन जो है ना, उसको आपने इनकरेज करना है एज ए फैमिली, रादर देन फैमिली मालिश करती रहे। पेशेंट, मैंने अक्सर देखा है कि फालिज के हो जाता है, पेशेंट लेटा हुआ है, सिर्फ फैमिली मालिश की जा रही है। लेकिन पेशेंट को खुद करना है, पेशेंट ने एक्सरसाइज करनी है। ज़ाहिर है वो छोटी करेगा पहले, फिर थोड़ी सी ज़्यादा करेगा, फिर थोड़ी सी ज़्यादा करेगा, फिर थोड़ी ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली पेशेंट हैज़ टू मेक एन एफर्ट। सिर्फ मालिश करने से मसला हल नहीं हो जाएगा, समझे ना आप। हमारे यहाँ लोगों में ये है कि बस मालिश की और गर्म तेल लगाएंगे, फलां तेल लगाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट हैज़ टू मेक एन एफर्ट फ्रॉम हिज ब्रेन। या ब्रेन में मसला हुआ है तो आपने यहाँ से ही उसको हल निकालना है, समझे। तो इसलिए लोगों को मोटिवेट के साथ साथ खुद एक्सरसाइज करनी है, पेशेंट ने करना है। पेशेंट ने खड़े होकर चलने की कोशिश करनी है। एक दफ़ा गिरेगा, एक दफ़ा लड़खाएगा, लेकिन फिर वो आहिस्ते 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 चीज़ें बेहतर होंगी, और दैट इज़ द ओनली वे आउट। तो आई थिंक मोटिवेट करना पेशेंट को बहुत अहम है इन तमाम चीज़ों में रिकवरी के लिए। जिस तरह के हमने कोविड में देखा, लोगों को सांस के प्रॉब्लम हो रहे थे, हम बोलते थे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ऐसे ही, ठीक है ना। अगर वो खुद नहीं करेंगे तो ब्रीदिंग आपके लिए कोई थोड़ी सांस लेगा बाहर जाके। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने नाज़रीन के सवालात के जवाबात भी दिए। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आप हमें अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं, और इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, वो अगले संडे को शाम 6 बजे ही इस्लाम चैनल उर्दू के इसी लंदन स्टूडियो से बराह रास्त नशर होगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।